सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 जो कि एक कविता है और इब्न बतूता पर है, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा जो है लिखी गई है, वह पढ़ रहे हैं। इस कविता में उन्होंने इब्न बतूता जो है उनके जूतों का वर्णन किया है और यह एक हास्य कविता है। इब्न बतूता जो कि अरबी यात्री थे, विद्वान थे और बहुत बड़े लेखक भी थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान थे। इब्न बतूता अपने कदमों से दुनिया नापने वाला अनोखा यात्री रहा था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि हमारी हिंदी के एक महान कवि और साहित्यकार रहे थे, उन्होंने इब्न बतूता के बारे में जो है हमें इस कविता के माध्यम से उनका जूतों का वर्णन करते हुए हमें बताया है। तो एक बार फिर से हम इस कविता को दोहराएंगे। यह कविता एक महान कवि के विषय में है, जिसने अपने जीवन में अनेक यात्राएं करने के लिए विख्यात है। लगभग 30 वर्ष तक उनकी यात्राएं चली। इब्न बतूता के जूतों के विषय में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अनेक कविताएं लिखी। तो आपने देखा जो इब्न बतूता थे वो क्या थे, यात्राएं करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने यात्राएं की और यह कविता भी उनके जूतों पर ही लिखी गई है। तो चलिए एक बार फिर से हम इस कविता को पढ़ते हैं। यह एक हास्य कविता है, तो हम इसे हास्य रस में ही पढ़ेंगे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ी तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो चलिए अब हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ते हुए ये कविता की व्याख्या दोबारा करेंगे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ी तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो जो इब्न बतूता थे, जो बहुत यात्राओं के लिए जाने जाते थे, जो अपनी यात्राओं को जो है किसी भी तूफान में नहीं रोकते थे, और वो क्या था कि वो अपने जूते पहनकर जो है तूफान, जो कि मिट्टी भरी जो तूफान हो रहा था उसमें निकल पड़े। जो मिट्टी भरी हवाएं चल रही थी, वो इब्न बतूता अपने जूते पहनकर उसमें निकल पड़े। तो क्या हुआ, थोड़ी हवा नाक में घुस गई। थोड़ी तो मिट्टी की हवा, मिट्टी जो थी, मिट्टी वाली हवा उनकी नाक में घुस गई, और थोड़ी घुस गई कान में, और थोड़ी जो मिट्टी वाली हवा थी उनके कान में घुस गई। फिर क्या हुआ, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो इसी बीच जब उनकी नाक और कान में मिट्टी चली गई, तो वे क्या करते थे, कभी नाक को, कभी तो अपनी नाक को रगड़ रहे थे और कभी अपने कान को रगड़ रहे थे। तो उनका ध्यान जो है कान और नाक पर ही रहकर रह गया और उनके पैरों का जूता जो है निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। और उड़ते उड़ते हवा में, इतनी तेज हवा चल रही थी कि उनका उड़ते उड़ते उनका जूता कहाँ जा पहुंचा, जापान में जा पहुंचा। और इब्न बतूता जो थे वो कहाँ खड़े रह गए है, मोची। जो मोची कौन होता है, जो जूतों का काम करता है। तो वो उसकी दुकान पर ही खड़े रह गए और तूफान में उनका जूता उड़कर तो जापान चला गया। तो देखा आपने इस कविता में इब्न बतूता के जूतों का वर्णन करते हुए कवि ने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम इस कविता के जो है शब्दार्थ करेंगे। पहला है तूफान। तूफान, तेज मिट्टी भरी हवा। तो तूफान क्या होता है, तेज मिट्टी भरी हवाएं जब चलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तूफान। देन मलते। मलते आया था इस कविता में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता।
तो मलते मीन्स रगड़ते, मतलब अपने कान और नाक को रगड़ रहे थे क्योंकि उनके कान और नाक में क्या चली गई थी, मिट्टी चली गई थी। फिर है मोची। जब इब्न बतूता का जूता उड़कर जो है जापान चला गया था तो इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए थे, मोची की दुकान में। तो मोची कौन होता है, जूतों का काम करने वाला। तो शब्दार्थ क्या है, तूफान मीन्स तेज मिट्टी भरी हवा, मलते रगड़ते, और मोची जूतों का काम करने वाला। तो सभी आप सभी इन शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो अब आप इस कविता के कठिन शब्द करेंगे जिन्हें श्रुतलेख कहा गया है। पहला है इब्न बतूता, जो कि इस कहानी जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। एक महान जो हैं वो अरबी यात्री, विद्वान और लेखक रहे हैं। इसी के साथ वे अपनी यात्राओं के लिए जो है विख्यात रहे हैं। तो इब्न बतूता आपने लिखना है, लिखकर देखना है। फिर है तूफान, फिर हवा, निकल, जूता, जापान, मोची और लास्ट है दुकान। तो ये सब जो हैं आपने श्रुतलेख, जो कठिन शब्द हैं इस कविता के, वो आपने लिखकर देखने हैं। और हाँ, इन्हीं लिखते समय आपने मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपको ये याद हो जाए और इन्हें लिखते समय आपसे गलती ना हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए आप इन शब्दार्थ को और श्रुतलेख कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और लिखकर आप मुझे भेजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।